सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावक। आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त के बारे में बताने जा रहा हूं। वर्त के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है कि वर्त क्या होता है। वर्त किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को वर्त कहते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति को वर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। दूसरा है केंद्र। निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। अब आता है त्रिज्या। निश्चित बिंदु, वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर वर्त खींचा जाता है उसे वर्त का केंद्र कहते हैं। इसके बाद में आता है वर्त त्रिज्या। वर्त पर किसी बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त पर किसी बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद में आता है व्यास। वह रेखाखंड जो वर्त को दो समान भागों में बांटता है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। व्यास किसे कहते हैं? वह रेखाखंड जो वर्त को दो समान भागों में बांटता है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। व्यास बराबर त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। ये AB वर्त का व्यास है। इसी प्रकार से है जीवा। जीवा क्या होता है? वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है। व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास होती है, वो क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे पहले देखो आया वर्त। वर्त क्या है? कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं मिलाने से बनी आकृति को वर्त कहते हैं। वर्त ये इस प्रकार की आकृति होती है। वर्त किस आकार की होती है? वर्त गोल होता है, आप जानते हो विद्यार्थियों। दूसरी केंद्र। निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु है O जिसके चारों ओर वर्त खींचा गया। निश्चित बिंदु वर्त का केंद्र कहलाता है। निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट आया त्रिज्या। केंद्र को वर्त पर किसी बिंदु की
वर्त पर किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से दूरी, ये वर्त पर किसी बिंदु की, वर्त पर किसी बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी, वर्त के केंद्र से दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से दूरी को क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त पर किसी बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी को क्या कहते हैं? वर्त की त्रिज्या कहते हैं। अगला पॉइंट है व्यास, कि वह रेखाखंड जो वर्त को दो समान भागों में बांटता है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। वह रेखाखंड जो वर्त को दो समान भागों में बांटता है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। और वर्त के आधे भाग को अर्धवर्त कहते हैं। वर्त के आधे भाग को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अर्धवर्त कहते हैं। वर्त के आधे भाग को अर्धवर्त कहते हैं। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है या त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। इसके बाद में है 5 जीवा। जीवा वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त है, और वर्त की परिधि पर ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होता है। वर्त की परिधि पर ये देखो ए और बी दो बिंदु विद्यार्थियों, इनको सीधा मिलाया तो ये आकृति जो बनी ये अर्धवर्त की बनी, और वर्त की व्यास है ये व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास होती है। अब यहां पर ये वर्त है जिसका केंद्र O है, और A और B वर्त की परिधि पर दो बिंदु हैं A और B, ये कहलाती है जीवा। इसके बाद में परिधि। परिधि वर्त के चारों ओर एक चक्कर में, वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी, वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी को वर्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। विद्यार्थियों वर्त होता है गोल, उसके चारों ओर एक, या कोई वर्ताकार मैदान होता है उसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय होती है वह क्या कहलाती है? वर्त की परिधि कहलाती है। परिधि और परिमाप विद्यार्थियों एक ही होते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप भी वही होता है और परिधि भी वही होती है। वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है, और वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी ही परिमाप कहलाती है। इसके बाद में आता है चाप। वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। वर्त की परिधि पर ये वर्त है, इसकी ये परिधि है, और परिधि पर ये दो बिंदु है ए पी और क्यू। पी और क्यू ये दूरी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु चाप और एक दीर्घ चाप। चाप कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों? चाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु चाप होता है और एक दीर्घ चाप होता है। जब दोनों चाप समान होते हैं तो प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। जब दोनों चाप समान होंगे, जब दोनों चाप समान होंगे तो क्या होगा? प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। जब दोनों चाप समान होते हैं तो प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवर्त। इसके बाद में आता है वर्तखंड। क्या होता है वर्तखंड? जीवा होती है, वर्त की जीवा
जीवा के दोनों ओर के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। जीवा के दोनों ओर के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। छोटा वर्तखंड को लघु वर्तखंड कहते हैं और बड़ा वर्तखंड को दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। जीवा के दोनों ओर के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। छोटा वर्तखंड को लघु वर्तखंड और बड़े वर्तखंड को दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। दोबारा देखो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा परिधि कि वर्त के चारों ओर एक चक्कर, वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी को वर्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी, वर्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी को वर्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। ये वर्त है जिसका केंद्र O है और ये परिधि है। दूसरा है चाप। वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। जब दोनों चाप समान होते हैं तो प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। जब दोनों चाप समान होते हैं तो प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। जब दोनों चाप समान होते हैं तो प्रत्येक चाप को अर्धवर्त कहते हैं। वर्तखंड जीवा के दोनों ओर के भाग, वर्त के जीवा के दोनों ओर के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। जीवा के दोनों ओर के भाग वर्तखंड कहलाते हैं। छोटा वर्तखंड को लघु वर्तखंड तथा बड़ा वर्तखंड को दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। विद्यार्थियों, ये जीवा है AB, इसके ये नीचे वाला रिक्त स्थान वाला भाग लघु वर्तखंड है, छोटा भाग है इसलिए, और ये जो खाली है ये दीर्घ वर्तखंड है, बड़ा भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। इसके बाद में आता है आगे वर्त। वर्त को समतल में 3 भागों में बांटा गया है। वर्त को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला अभ्यंतर, दूसरा वर्त, तीसरा बहिर्भाग। अभ्यंतर वर्त के अंदर का भाग कहलाता है। अभ्यंतर कौन सा भाग कहलाता है? जो भाग वर्त के अंदर होता है वह अभ्यंतर कहलाता है। वर्त, तीसरा बहिर्भाग। वर्त के बाहर का भाग क्या कहलाएगा? बहिर्भाग कहलाएगा। विद्यार्थियों, ये वर्त है, ये अंदर का भाग अभ्यंतर कहलाता है। ये वर्त है और इसके बाहर का ये जो डॉट डॉट करके दिखा रखा है ये बहिर्भाग कहलाता है। अब इसके बाद में आती है प्रश्नावली 12.1, प्रश्नमाला 12.1। पहला है प्रश्न नंबर 1 कि खाली स्थान भरिए। खाली स्थान को भरना है कि वर्त का केंद्र वर्त के में स्थित है। आपको बताना है बहिर्भाग में या अभ्यंतर में। तो विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि वर्त का केंद्र वर्त के अंदर होता है या बाहर, तो ये तो हम जानते हैं कि वर्त का केंद्र वर्त के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा। अतः इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? अभ्यंतर आएगा। तो वर्त का केंद्र वर्त के अभ्यंतर में स्थित है। वर्त का केंद्र वर्त के अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा है एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है तो वर्त के में स्थित होगा। त्रिज्या से दूरी अधिक होगी तो वर्त के बाहर होगा और त्रिज्या से दूरी कम होगी तो वर्त के अंदर होगा। तो इसलिए विद्यार्थियों, इसने बताया है कि केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। दूरी त्रिज्या से अधिक है तो वह वर्त कहाँ स्थित होगा? वर्त के बहिर्भाग में स्थित होगा। किस भाग में होगा? बहिर्भाग में। इसके बाद में है वर्त की सबसे बड़ी जीवा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास होती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास होती है।
जो आप जानते हैं, एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप जब इसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं तो अर्धवर्त होता है। क्या होता है? अर्धवर्त। व्यास वर्त को दो समान भागों में बांटेगा तो व्यास होगा, और व्यास के दोनों सिरे क्या होंगे? जब चाप अर्धवर्त होगा तभी इसके सिरे व्यास के सिरे होंगे। तो क्या होगा इसमें विद्यार्थियों? एक चाप अर्धवर्त होता है। एक चाप अर्धवर्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। इसके बाद में एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है, एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में? 3 में। भी मैंने बताया, अभ्यंतर, वर्त और बहिर्भाग। प्रश्न 2 है, सत्य और असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। वर्त को केंद्र पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, वर्त को केंद्र पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। वर्त को केंद्र पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि परिधि से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में है प्रमेय 12.1 पहली प्रमेय है। प्रमेय नंबर 12.1 पहली, एक वर्त की बराबर जीवाएं, वर्त की जीवाएं बराबर हैं, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। सिद्ध करना है एक वर्त की बराबर जीवाएं हैं, वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रमेय को अपन सिद्ध करने के लिए विद्यार्थियों 4 स्थितियों से गुजरना होता है। पहला दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। तो पहला पॉइंट है दिया हुआ। एक वर्त जिसका केंद्र O है, एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा AB व CD 2 बराबर जीवाएं हैं। दिया हुआ क्या है? एक वर्त जिसका केंद्र O है, AB व CD 2 जीवाएं हैं, AB बराबर CD। ये तो आपको दिया। सिद्ध क्या करना है? केंद्र पर, केंद्र कौन सा होगा? AOB ये कोण और COD ये कोण, ये कोण बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD, AOB बराबर COD। तीसरा पॉइंट है रचना। रचना में अपन क्या करते हैं कि वर्त के केंद्र O को, वर्त का जो केंद्र O है, इसको A से, B से, C से और D से मिलाएं। वर्त का केंद्र O को बिंदु A, B, C और D से मिलाया। वर्त के केंद्र O को A, B, C व D से मिलाया। इसके बाद में चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं कि अपन ये 2 त्रिभुज बने, एक तो त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज बना COD, इनको सर्वांग समसिद्ध करते हैं कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में पहली बात तो ये कि भुजा AB बराबर भुजा CD दिया है, कि आपको दिया हुआ में लिखा है कि AB और CD 2 बराबर जीवाएं हैं, तो भुजा AB बराबर भुजा CD। दूसरा कि भुजा OA बराबर भुजा OC, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। और आप जानते हैं कि एक वर्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। एक वर्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। OA बराबर OC, भुजा OB बराबर भुजा OD, एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए समान है। तो भुजा 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 नियम से त्रिभुज AOB, भुजा 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 नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB सर्वांग समय त्रिभुज COD। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण AOB बराबर
कोण COD, कोण AOB बराबर कोण COD। एक वर्त था जिसका केंद्र O था, उसमें दो समान जीवा AB और CD थी जो बराबर थी AB और CD। आपको सिद्ध करना था कि केंद्र पर जो कोण बनते हैं AOB और COD ये बराबर सिद्ध करना था। तो आपने क्या किया, रचना में OA OB OC OD को मिला दिया। फिर उपपत्ति में क्या किया, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में सबसे पहले आप ये लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा CD दी है, OA बराबर भुजा OC, भुजा OB बराबर भुजा OD। तो SSS नियम से या भुजा 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 नियम से त्रिभुज AOB सर्वंगसम है त्रिभुज COD। तो कोण, जब दो त्रिभुज सर्वंगसम हो गए तो सर्वंगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण AOB बराबर क्या होगा, COD। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। और आज वर्त का जो अध्याय है उसका पहला प्रमेय है 12.1, यहीं पर आपको ये तक पढ़ाया है। इसमें कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ध्यानपूर्वक पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।